रॉकिंग रेनेटर्स फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर, जैसा कि अभी सर ने बताया अभी। और हम लोग वेलनेस की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और वेलनेस की इंडस्ट्री से जुड़े हुए वेलनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। हम लोगों के पास जाते हैं और हम बताते हैं कि हम हेल्थ कोच हैं, हम वेलनेस एक्सपर्ट हैं। लेकिन वेलनेस एक्सपर्ट के तौर पे बहुत सारी ऐसी जानकारी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं होती है। अमूमन जब किसी को कोई हेल्थ चैलेंज होता है तो उसे सप्लीमेंट तो देते ही हैं, साथ में हमें हेल्थ डाइट चार्ट भी देना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर दवाइयों के साथ-साथ वो डाइट चार्ट भी देते हैं, परहेज भी बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी बताते हैं। तो जब आप भी 3 या 4 डायमेंशनल अप्रोच को अपनाएँगे, जब भी किसी को कोई फिज़िकल चैलेंज है, तो उनको साथ-साथ सप्लीमेंट के आप अगर कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी बता दें, आप अगर उनको कुछ डाइट चार्ट भी बनाकर दे दें और साथ ही साथ उनको अगर कुछ परहेज भी बता दें, तो उनको रिज़ल्ट 100% आएगा और उनको रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएगा, जिससे कि उनके पास रिजल्ट्स बेहतर आएगा और वो भी आगे चल के इस काम को कर सकेंगे, वो भी आगे चल के आप हमारे प्रोडक्ट्स को आगे और लोगों तक बता पाएँगे। वो एक स्वस्थ जीवन बिता पाएँगे हमारे सप्लीमेंट और हमारे जो सुझाव है उसके ज़रिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट्स किस तरह से हम लोग लेने चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि सर कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, गर्म पानी में लेना चाहिए, ठंडे पानी में लेना चाहिए? ऐसा भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आज हम उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा-सा स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग डाइट प्लान कैसे बनाएँगे आज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि डाइट प्लान होता क्या है, इसको बनाएँगे कैसे? क्योंकि डाइट प्लान एक ऐसी चीज़ है, कहा जाता है कि अगर आपकी डाइट सही है, तो दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आपकी डाइट गलत है, तो दवाई खा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत मतलब पुरानी कहावत है कि इफ योर डाइट इज़ राइट, मेडिसिन आर ऑफ नो यूज़, इफ योर डाइट इज़ रॉन्ग, मेडिसिन आर ऑफ नो यूज़। दवाइयों का कोई काम नहीं चल पाएगा अगर आपका खाना, आपकी खुराक सही नहीं है तो। क्योंकि खुराक की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है या बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो माँ उसकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखती है। जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ उसकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखती है। जब कोई बीमार पड़ता है, तो उसकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। जब कोई वृद्ध हो जाता है, उम्र-दराज़ हो जाता है, तो उसकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि जब हम अपने घर पे किसी पालतू जानवर को लाते हैं, तो हमें पता होता है कि उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, किस तरह से नहीं खिलाना है, कितनी बार खिलाना है, इस चीज़ों का हम ख़ास ख़्याल रखते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हम अपने शरीर में कुछ भी डाल देते हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हमें जाने-अनजाने में नुकसान पहुँचाती है और हम जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, क्या कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जिस डाल पे हम बैठे हैं, उस डाल पे काट रहे हैं और हँसते हम कालिदास के ऊपर हैं। कालिदास के का मज़ाक लोग इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो जिस डाल पे बैठा था, उस डाल को वो काट रहा था और इस वज़ह से उसका बहुत उपहास उड़ाते हैं कि अरे कालिदास हो क्या? अरे महामूर्ख हो क्या? लेकिन अमूमन हम भी वही काम करते हैं। जाने-अनजाने में हम कई सारा ज़हर अपने शरीर को देते हैं। आप खुद ही सोचिए कि ये शरीर जो इतना मेहनत करके, इतना कष्ट करके, इतनी शारीरिक श्रम करके जो पैसा कमा करके लाता है, उसी शरीर की मेहनत से कमाए हुए पैसे से हम उसी शरीर को ज़हर देते हैं। जो लोग भी खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं या जिस भी तरह का नशा करते हैं, वो उसी शरीर के मेहनत की करके कमाए हुए पैसे से उसी शरीर को ज़हर खिलाते हैं और हँसते किसके ऊपर? कालिदास के ऊपर। और ये तो चलिए ज़हर खाने की बात हो गई, लेकिन आम तौर पे हम लोग बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जाने-अनजाने में हम करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं है। हमें इस चीज़ का अभी तक एहसास नहीं है कि हम जाने-अनजाने में बहुत नुकसान अपने शरीर को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आगे बताता हूँ। लेकिन मूल तौर पे हमारे शरीर को बेहतर रखने के लिए खाना, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ें चाहिए। लेकिन इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से हम क्या खाते हैं, जाने-अनजाने में खाने-पीने की अगर बात करें, तो खाने-पीने में सैकड़ों केमिकल्स हैं, खाने की बात करें तो। क्योंकि हर तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटाश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, तरह-तरह की चीज़ें आजकल हमारे खाने में है। यहाँ तक कि एक आर्टिकल में ये तक लिखा था न्यूज़पेपर में कि जिन सब्जियों में कीड़े लगे हों, उन सब्जियों को खाइए, क्योंकि जिन सब्जियों में कीड़े नहीं मर रहे हैं, उन सब्जियों को खाने के बाद आपके मरने के चांसेस भी कम है। सोचिए कितना हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है। और जितने तरह के खाने आजकल लोग खा रहे हैं, चलिए उसके बारे में तो आगे हम बात करेंगे ही।
लेकिन खाने के मामले में हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है। और पीने के पानी की बात करें तो उसमें भी क्लोरीन है, क्योंकि ठहरे हुए पानी सड़ ना जाए इस वजह से क्लोरीन डालते हैं। और हवा में भी सैकड़ों केमिकल हैं, आप देखेंगे कि वो हवा जो कि दिन भर में अपने कॉलर को गंदा कर देती है, वो दिन भर में वो हमारे सांस अंदर भी जाती है, वो क्या-क्या करती होगी। बेसिकली हम लोग एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। एक ऐसा बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। कोई भी आदमी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि जिसकी ब्लड रिपोर्ट अगर आज सही है, तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी ब्लड रिपोर्ट आज से 10 महीने बाद भी या 10 दिन बाद भी या 10 हफ्ते बाद भी सही रहेगी। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। किसी भी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जान बचा सकती है। एक ऐसी न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है। देखिए, पैसा सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर हम समझ लें कि न्यूट्रिशन क्या होता है और एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, आम तौर पर भी, तो हम अपने आप को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है इलनेस, एक होती है वेलनेस। हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। हम लोग बीमार ना पड़ जाएँ इसके लिए हम काम करते हैं, लोगों को जानकारी फैलाते हैं। अभी हम एक रिफाइंड लाइफ़ जी रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ़ रिफाइंड है, क्यों? क्योंकि हमारे जो हम इस्तेमाल करते हैं रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल हमारे घर पे होता है। रिफाइंड शुगर से बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती है। मैं आपको बताऊँ कि यूपी में हमारा सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिल है, जितनी भी मिल्स हैं जहाँ पर चीनी का प्रोडक्शन होता है, चीनी को दाने का आकार देने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इनऑर्गेनिक सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और जितना सल्फर होना चाहिए, जितना सल्फर मान्यता प्राप्त है, जितना मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, उससे 11 गुना ज़्यादा सल्फर डाला जाता है। और 11 गुना क्यों डाला जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अमूमन आप देखेंगे कि मतलब गन्ने से ही बना है गुड़, गन्ने से ही बनी है खांड और गन्ने से ही बना है चीनी। लेकिन चीनी से नुकसान ज़्यादा होता है, गुड़ से कम होता है और खांड से नहीं होता नुकसान। ऐसा क्यों? एक ही चीज़ से बनी हुई 3 चीज़ों में, एक में नुकसान होता है और एक में नुकसान नहीं होता है, ऐसा क्यों है? ऐसा फ़र्क क्यों है? क्योंकि चीनी को जब रिफ़ाइन किया जाता है, तो सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है दाने दाने बनाने में, चीनी के दाने को बनाने में। और जितना ज़्यादा चीनी में सल्फ़र डाला जाएगा दाने में, उतना ज़्यादा दाने का वज़न होगा, उतना ज़्यादा दाने का स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा वो चिपचिपा नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा वज़न होगा, बेचने वाले को उतना ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, जितना लंबा वो चलेगा। आप देखेंगे आजकल के डेट में अगर चीनी कहीं गिर जाए ना, तो चींटी भी उस चीनी को घास नहीं डालती है। चींटी भी वो चीनी का दाना उठा के नहीं ले जाती है, क्योंकि जानवरों में ये सेंसिबिलिटी इंसान से ज़्यादा है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो देखकर, सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इंसान ऐसा बुद्धिजीवी है, ऐसा मतलब बेवकूफ़ बुद्धिजीवी है समझिए, कि वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ अपने पेट में डाल देता है। तो रिफाइंड शुगर में कह लीजिए सल्फर होने की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा सल्फर होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे पैनक्रियाज़ का नुकसान हो सकता है, लिवर का नुकसान हो सकता है, हार्ट का नुकसान हो सकता है, हमारी ब्लड वेसल्स का नुकसान हो सकता है। ये रिफाइंड शुगर की वजह से बहुत सारा शरीर के अंदर नुकसान पहुँच सकता है। तो ये रिफाइंड शुगर हम चाय में और अलग-अलग चीज़ों में डेली बेसिस पे हमारे घर में यूज़ हो रहा है। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल, पहले के समय में जो तेल होता था, वो बहुत गंध होती थी तेल में। अगर तेल वाला खाना कहीं पकता था, तो 2 घर छोड़ के भी उसकी स्मेल आती थी कि हाँ, कहीं इस वाले तेल में खाना बन रहा है। आजकल कहीं तेल की कोई स्मेल नहीं आती। आजकल तेल इतना चिपचिपा भी नहीं होता। पहले तेल यूज़ करने के बाद, हाथ धोने के बाद भी थोड़ा चिपचिपा लगता था, क्योंकि तेल की पहचान है चिपचिपापन, तेल की पहचान है गंध। लेकिन आजकल हीट करके, इतना प्रोसेस करके हेक्सीन नाम का एक केमिकल है जो कि हमारे पूरे शहर में तहस-नहस मचा देता है। वो हेक्सीन नाम का एक केमिकल ब्लीच किया जाता है और हेक्सीन नाम के एक केमिकल से ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसकी गंध मर जाए, जिससे उसका चिपचिपापन कम हो जाए, जिससे कि उसका गाढ़ापन ज़्यादा हो और वो ज़्यादा समय तक ऑक्सीडाइज़ ना हो पाए, ज़्यादा समय तक इस्तेमाल में आए। तो इस तरह से ऑयल को ट्रीट किया जाता है, कई बार गरम करके, कई बार ठंडा करके उसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऐसे ऑयल को यूज़ करने के बाद हमारा एलडीएल जो है आपके
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऑक्सिडाइज़्ड तेल का प्रयोग करते हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद यहाँ जलन महसूस होती है, वो रिफाइंड ऑयल की वजह से ख़ास करके होती है। आजकल सॉल्ट भी रिफाइंड मिलता है। आपको क्या लगता है सॉल्ट जो समुद्र से निकलता है डायरेक्ट आपकी प्लेट पे आ जाता है? नहीं, उसको बहुत सारे अलग-अलग केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिफाइन किया जाता है, जिसमें एक आयोडीन डालने के लिए 11 अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स निकाल लिए जाते हैं। और ये नमक इस तरह का नमक होता है कि इसमें बाकी की सारी कोई फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं होती। इस वजह से आप रॉक सॉल्ट का अगर पिंक सॉल्ट का अगर प्रयोग करेंगे, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और वो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। आपके शरीर को 70 से भी ज़्यादा मिनरल्स देने की क्षमता पिंक सॉल्ट के अंदर है, लेकिन जो हम व्हाइट सॉल्ट घर में इस्तेमाल करते हैं, वो चिपचिपा ना हो, मॉइस्चर ना लगे, इसकी वजह से उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। लोग पानी को रिफाइन करके पीते हैं। आजकल जो पानी की जो टंकियाँ होती हैं जिससे हमारे पास पानी का सप्लाई आता है, कलकत्ता में भी एक बहुत बड़ी ऐसी पानी टंकी है जिसको टाला टैंक बोलते हैं और भी दिल्ली में और ऐसी बहुत सारी जगहों पे पानी की मतलब रिफाइनिंग होती है या पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट करके पानी हमारे पास पहुँचता है। पानी के अंदर किसी भी तरह के जर्म्स डेवलप ना हो, किसी भी तरह के बैक्टीरिया डेवलप ना हो, इसकी वजह से क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा क्लोरीन पानी में डाला जाता है, जैसे कि स्विमिंग पूल के पानी में भी क्लोरीन ज़रूरत से ज़्यादा डाला जाता है, जिसकी वजह से स्किन में एकदम काला-काला सा प्रभाव आ जाता है। ठीक उसी तरह की क्लोरीन आपके पीने वाले पानी में भी और भी बहुत सारे और भी केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि पानी ठहरा हुआ पानी सड़ ना जाए। तो इस तरह के पानी हमारे शरीर के अंदर आता है और अगर आप आटा या मैदा की बात करें, तो मैदा तो आपको ख़ैर बहुत नुकसानदायक होता है, ये तो पता ही है। वो एकदम गोंद की तरह चिपक जाता है आपके हाथों में और साथ में उसमें फाइबर भी नहीं होता, उसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पूरे प्रोसेस करके हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और व्हीट भी अगर प्रोसेस किया जाए, व्हीट को अगर आटे को प्रोसेस किया जाए, तो उसमें भी काफ़ी सारे नुकसानदेह चीज़ें हो सकती हैं और उसको ब्लीच किया जाता है ताकि वो व्हाइट या बिल्कुल प्योर नज़र आए। तो इससे भी काफ़ी सारे नुकसान हमारे शरीर को होता है। कोई भी चीज़ उसके नेचुरल तरीकों के साथ कुछ भी छेड़-छाड़ की जाए तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। इसके अलावा रिफाइंड एंड पैकेज्ड फूड होते हैं। बहुत सारे पैकेट वाले फूड आते हैं। एक मैंने लाइन पढ़ी थी बहुत पहले, उसमें लिखा था दे डोंट केयर अबाउट योर लाइफ, दे केयर अबाउट द प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ, दे डोंट केयर अबाउट योर लाइफ। आपकी लाइफ में उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ से लेना देना है। वो इतने सारे केमिकल्स डालते हैं उसमें ताकि जो प्रोडक्ट 6 महीने में एक्सपायरी डेट है, 6 महीने में एक्सपायर होगा, वो 9 महीने तक चलता रहे। जो 9 महीने में एक्सपायर हो रहा है वो 12 महीने चलता रहे, जो 12 महीने में एक्सपायर हो रहा है वो 15 महीने तक, और जो 15 महीने में चल चल रहा है वो 18 महीने, और 18 महीने चलने वाला प्रोडक्ट 24 महीनों तक चलता रहे ताकि उनको प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिक पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे पैकेज और रिफाइंड फूड में तेल को भी अलग-अलग गरम किया जाता है और मतलब वो ऑक्सीडाइज़ होने के उसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और जब एयर कंडीशनर की हवा हम खाते हैं, चाहे वो किसी ऑफ़िस में हो, चाहे एटीएम में हो, चाहे बस में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे हमारे ऑफ़िस में हो, चाहे हमारे घर में हो, वो लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर एक अलग-सा चेंजेस करती है और वो हमारे ब्रोंकियल कैविटी को भी नुकसान पहुँचाती है, हमारे स्किन को भी नुकसान पहुँचाती है अगर लंबे समय तक एक्सपोज़्ड रहें। तो एक ऐसे ज़िंदगी को हम जी रहे हैं जहाँ पर हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, हम साँस लेना तो छोड़ नहीं सकते, पानी पीना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये हमारी लाइफ़ की एक कटु सत्य है, ये हमारी लाइफ़ की एक रियलिटी है कि हम एक रिफाइंड लाइफ़ में जी रहे हैं। एक मतलब सब कुछ रिफाइंड है हमारी लाइफ़ में, सब कुछ प्रोसेस्ड है हमारी लाइफ़ में, नेचुरल कुछ नहीं रह गया है। तो इस वजह से काफ़ी सारे नुकसान हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल की धज्जियाँ उड़ गई है। आज से 300 साल, 400 साल पहले किसी को डायबिटीज़ या बीपी या अस्थमा नहीं होता था। उस समय क्या होता था? हैजा होता था, प्लेग होता था, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन लाइफ़स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। जैसे कि बैड लाइफ़स्टाइल प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जब जिस समय उठना चाहिए, उस समय हम नहीं उठते, जिस समय सोना चाहिए, उस समय सोते नहीं, जिस समय खाना चाहिए, उस समय नहीं खाते, जिस समय नहीं खाना चाहिए, उस समय खाते हैं। इसकी वजह से एक इम्बैलेंस तैयार हो जाता है। आप कभी भी आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एक साइकिल के स्टैंड में अगर एक साइकिल को धक्का देंगे, तो एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी साइकिलें एक साथ गिरना शुरू हो जाएँगी। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी एक ऑर्गन के बाद दूसरा ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन के बाद तीसरा ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन के बाद चौथा ऑर्गन, उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे सारे के सारे ऑर्गन्स हमें नमस्ते करने लगते हैं, बोलता है त्राहि माम करने लगते हैं। कहते हैं भई हमसे तो और झेला नहीं जा रहा। इसके अलावा मॉडर्न कुकिंग जो होती है, वो न्यूट्रिएंट्स को खाने में खत्म कर देती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप चाय बनाएँगे
तो चाय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट कौन-सा होता है? चाय अगर बनाएँगे, तो आप दूध के बिना भी चाय बना सकते हैं। आप हो सकता है पानी के बिना भी बना दें, अगर दूध डालेंगे तो पानी के बिना बना सकते हैं। पानी डालेंगे तो चा दूध के बिना बना सकते हैं। आप चीनी के बिना भी चाय बना सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती के बिना आप चाय नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लेकिन चाय बनाने में सबसे मतलब हैरत-अंगेज़ बात क्या है? चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को आप उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यानी कि पानी में उबाले जाने के बाद चाय की पत्ती में ऐसा कुछ नहीं रह गया जिससे उसका फिर से इस्तेमाल हो पाए। इस वजह से आप चाय की पत्ती को फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से आप जब भी किसी भी खाने को जब आप उबालते हैं, तो उबालने के बाद ठीक चाय की पत्ती जैसे उसका भी हाल हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी बच नहीं जाता। लेकिन फिर भी हम वो खाते हैं। हमें लगता है कि हमें खाना खा रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन उससे कुछ भी मिलता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे उसमें खाने में विटामिन्स होते हैं बहुत सारे जो हीट सेंसिटिव होते हैं। खास करके जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वेजिटेबल में जितने भी होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आप उसको आँच दिखाएँगे वैसे ही वो विटामिन्स मर जाएँगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो जैसे ही विटामिन्स मर जाएँगे तो मरे हुए विटामिन्स आपके शरीर में जाने के बाद भी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएँगे, कोई काम नहीं कर पाएँगे। जिसकी वजह से आप लंबे समय तक खाना खाते भी रहें, तब भी आपके शरीर को उस खाने से कुछ आहार, कुछ न्यूट्रिशन, कुछ पोषण, कोई खुराक नहीं मिल पाएगी। आम तौर पे आजकल की जो कुकिंग होती है वो प्रेशर कुकर में होती है। प्रेशर कुकर या माइक्रोवेव इस तरह की चीज़ें आपको बहुत नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर से खाना बनता है। खाने के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि तेज़ी से खाना पक जाता है, टाइम तो बच जाता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी का टाइम कम हो जाता है। उस खाने के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि उसके खाने के अंदर कुछ भी पौष्टिक आहार बच ही नहीं जाता है। लंबे समय तक वैसा खाना अगर हम खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ बचता नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा नमक खाता है, तो नमक खाने की वजह से उसकी हड्डी से जो कैल्शियम है, वो हड्डी से निकल के कैल्शियम उस मतलब सॉल्ट को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए हड्डियों से निकल-निकल के कैल्शियम आता है और इसकी वजह से हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह की समस्या नुकसान होती है दूध पीने की वजह से, टाइप 2 गाय का दूध पीने की वजह से और बहुत सारे लोगों का नमक का सेवन करने की वजह से। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नमक की वजह से या टाइप 2 दूध की वजह से भी कभी ये समस्या हो सकती है। उस कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम आता है वो इनऑर्गेनिक इसको यूज़ करने के लिए। तो ये मॉडर्न कुकिंग में जितनी भी तरह की नुकसान होते हैं, वो सारे के सारे हो सकते हैं और इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और लैक और नो एक्सरसाइज़ हमें शरीर को वर्जिश चाहिए अब मतलब पुराने समय में एक ये भी था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, जल्दी उठते भी नहीं है, जल्दी सोते भी नहीं है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। आप लोग सोचते हैं कि भाई हम शाम को थक तो गए, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप दिन भर अगर ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे भी आप शाम को थक जाएंगे। तो आपका शरीर ऐसे बना है कि अगर वो कुछ ना भी करे तो शाम को थक जाएगा। तो आप सोचिए कि इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लंबे समय तक ना करें, तो आपके शरीर को उससे काफ़ी नुकसान पहुँचता है। थर्मोजेनेसिस नहीं प्रोड्यूस होती शरीर के अंदर। इसके अलावा अनकॉन्शियस हार्मिंग प्रैक्टिसेज़ बहुत सारी हम लोग करते हैं, खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना या खाने के पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना। अब मान लीजिए किडनी जो है हमारी ज़रा-सी है, इतनी-सी किडनी है, ठीक है? अब उसमें कोई 2 लीटर पानी सुबह उड़ेल देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह चाय पीते हैं अपने शरीर को तरोताज़ा करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि आप सुबह-सुबह सोए हुए थे और आपको कोई गर्म पानी डाल के उठाएगा तो आप एकदम हड़बड़ा के उठेंगे ना। क्यों हड़बड़ा के क्यों उठेंगे? क्योंकि आपके ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है। हमारे ऑर्गन्स के साथ हर दिन सुबह यही होता है। हमारे ऑर्गन्स बिल्कुल हम जब उठते हैं, तो उठने के बाद तुरंत तो शरीर एक्टिव नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम गरम-गरम चाय अपने ऑर्गन्स में उड़ेल देते हैं। तो जब गरम-गरम ऑर्गन को चाय मिलती है, तो ये ऑर्गन एकदम सकपका के उठ जाते हैं, एकदम शॉक में उठ जाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो या मान लीजिए किसी ने गर्म पानी डाल के उसको उठाया हो। तो गर्म पानी डाल-डाल के आप डेली उसको उठा रहे हैं, मतलब चाय डाल के उठा रहे हैं, तो एकदम शॉक में उठता है और इस तरह का शॉक अगर आप लंबे समय तक देते रहें, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक बहुत बड़ा विकार पैदा होता है और ये कुछ-कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हम अपने आप को हार्म करते हैं। रात को
देर से अगर कोई खाना खाता है, तो वो शरीर में डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होता, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट बनना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा नमक का यूज़ करने से क्या होता है कि आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा आपके शरीर में स्टोर होना शुरू होता है और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, या थायरॉइड आपका ऊपर-नीचे होना शुरू हो जाता है अगर आप गलत तरीके का नमक का सेवन कर रहे हैं तो। जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हम करते ही करते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीते ही हैं। खाने में यूजुअली हमें अच्छा खासा फाइबर लेना चाहिए, कह लीजिए हमें अच्छा खासा फल या सलाद लेना चाहिए, वो तो कोई भी नहीं लेता। लोग जो मनाया खा लिया और उसकी कैलोरी भी नहीं देखते। लोग पार्टी में जाते हैं तो लोग दम भर के वो मिठाई खा लेते हैं। आप सोचिए एक-एक मिठाई में 4-4 600 कैलोरीज़ होती है। आपने 2 मिठाई खा ली तो 1200 कैलोरी तो आपने ऐसे ही खा ली। अमूमन एक महिला को 1800 कैलोरी चाहिए और अमूमन एक पुरुष को करीब-करीब 2000 से 2100 कैलोरी चाहिए अगर वो सही उसका कद-काठी है तो। तो अमूमन आपने 2 या 3 मिठाई खा ली उसी से तो 1200 कैलोरी हो गई आपकी। तो अब खाने से जो मिला ऊपर से आपको और मिल गया तो वो फैट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो वेलनेस और इलनेस की अप्रोच है लोगों की। लोगों को लगता है कि हम बीमार नहीं पड़े हैं तो हम तो स्वस्थ हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कोई रोग पनप रहा है जो कि हो सकता है 5 साल बाद दस्तक दे, हो सकता है 3 साल बाद दस्तक दे, हो सकता है 3 महीने बाद दस्तक दे। हम ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दें? हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि वो प्रॉब्लम हमें आगे चल के बड़ी हो जाए और फिर दस्तक दे हमें। तो हमें यूजुअली वेलनेस की अप्रोच अपनानी चाहिए। हेल्थ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम इलनेस वाली अप्रोच बहुत सारे लोग सोचते हैं, भई जब बीमार पड़ेंगे तब देखा जाएगा। अरे जब दिक्कत आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो ठीक है ना, अभी दम भर के खा लो। वो लोग सोचते हैं कि भई जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। तो वो अप्रोच सही अप्रोच नहीं है क्योंकि कहते हैं आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नाहित, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब नुकसान हो जाएगा तब आप सिर्फ़ हाथ मलते रह जाएँगे तब आप प्रॉब्लम सही नहीं कर पाएँगे। तो आपको वेलनेस वाली अप्रोच अपनानी चाहिए जिसमें आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बनाने की कोशिश करें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि हेल्थ अगर एक बार आपके हाथ से फिसल गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। ये सुबह वाली ट्रेनिंग में भी इसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सुबह वाली ट्रेनिंग में इसको डिटेल में समझाना बहुत मुश्किल होता है समय के अभाव में। तो अच्छी जो हेल्थ ट्रायंगल है, वो 3 चीज़ों से बनता है, अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज़ और अच्छी खुराक। अगर हमारी खुराक अच्छी हो, हमारी एक्सरसाइज़ अच्छी हो और हमारी नींद अच्छी हो, तो ये तीनों चीज़ें अगर सही से हमें मिले, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सोने का कोई समय नहीं रहता या सो के उठने के बाद भी हमें आलस का अनुभव होता है या ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। एक्सरसाइज़ तो हम ख़ैर करते ही नहीं है। न्यूट्रिशन और खुराक की भी बात करें तो जितनी चीज़ें हमें चाहिए, जिस तादाद में हमें चाहिए, उन तादाद में हमें कभी सही मायनों में मिल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस तैयार होता है, एक असंतुलन तैयार होता है, जो कि लंबे समय में हमें रोगी बना देता है। कभी अभाव के वजह से, कभी किसी और वजह से। तो ये हेल्थ का ट्रायंगल हमें बना के चलना है। अगर इन तीनों चीज़ों अगर मान लीजिए आपको हवा, पानी और खाना चाहिए। अगर मैं सिर्फ़ आपको खाना दूँ और हवा दूँ और पानी ना दूँ, तो आप ज़िंदा रह पाएँगे क्या? शायद नहीं। अगर मैं आपको पानी दूँ और खाना दूँ और हवा ना दूँ, तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। ठीक उसी तरह से मैं आपको कोई 2 चीज़ दूँ और 1 चीज़ ना दूँ, तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। आपको तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए, आपको तीनों चीज़ें संतुलित मात्रा में चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आपकी नींद सही है, अगर आप जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, अगर आप सही तरीके से कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज़ेज़ कुछ भी हो सकती है। सूर्य नमस्कार हो सकता है, वो एक्सरसाइज़ेज़ कुछ प्राणायाम हो सकता है, योगा प्रैक्टिसेज़ हो सकती है, पैदल चलना हो सकता है। मैं क्या करता हूँ जब फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन में पैदल चलते हुए बात करता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज़ नहीं भी कर पाया तो एटलीस्ट वॉक करते समय मैं फ़ोन में बात करते हुए वॉक करते समय मैं ठीक-ठाक एक्सरसाइज़ कर पाता हूँ। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करें तो अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें अगर हम करें तो बेहतर रहेगा। और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमने नोवा यूज़ किया, सर हमने ज़ैन प्रो यूज़ किया, इम्यूज़ेंथ यूज़ किया, सर रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि आपके दाएँ पैर में अगर तकलीफ़ हो और आप बाएँ पैर का इलाज करेंगे तो कुछ होगा क्या? कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम है दाहिने पैर में और आप इलाज बाएँ पैर का कर रहे हैं। आप मान लीजिए प्रॉब्लम इन चीज़ों में है लेकिन आप
कुछ सप्लीमेंट देकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? आप जब कभी भी जाएँगे डॉक्टर के पास तो वो टेस्ट करने के लिए आपको कहते हैं, क्यों? ताकि उनको समझ में आ पाए कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी है और है कहाँ? जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है या प्रॉब्लम हुई क्यों, तब तक आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ को जड़ से नहीं निकाल पाएँगे। हम न्यूट्रिशन का काम करते हैं और न्यूट्रिशन में हम कभी भी दवा नहीं बनाते, हम कभी भी बीमारी को ठीक नहीं करते, हम बीमारी के कारण को अटैक करते हैं, ताकि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। अगर प्रॉब्लम का कारण ही शरीर में नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो हमें ये कुछ चीज़ें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, सन साइकिल फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे शरीर का की जो हज़म करने की क्षमता है, वो शाम होने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम सूर्यास्त के बाद भारी खाना ना खाएँ तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा एसिड और बेस हमारे शरीर के अंदर दोनों बराबर-बराबर बनते हैं, लेकिन आम तौर पे जो आँच में पका हुआ खाना हम खाते हैं, उससे ज़्यादा एसिड बनता है और बेस बिल्कुल नहीं बनता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है और एसिड बेस का असंतुलन होता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। आपके शरीर में एसिड ज़्यादा सक्रिय होता है, इससे आपके 2 नुकसान होते हैं। एक तो एसिड बेस बैलेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। आपके शरीर को उस एक्स्ट्रा एसिड को डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने पड़ते हैं। साथ-साथ और एक नुकसान आपको ये होता है कि जब शरीर के अंदर एसिडिक माहौल होता है, तो एसिडिक माहौल में कीटाणु, जीवाणु आपके शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले जितने भी कीटाणु हैं, वो ज़्यादा फल-फूल पाते हैं एक एसिडिक एनवायरनमेंट में। अगर आप शरीर को थोड़ा बेसिक एनवायरनमेंट में लेकर जाएँगे या अल्कलाइन माहौल देने की कोशिश करेंगे, तो अल्कलाइन माहौल में आप देखेंगे कि कीटाणु ज़्यादा पनप नहीं सकते। आपको कोविड पीरियड में भी हाथ धोने के लिए इसीलिए कहा गया था, क्योंकि हाथ हम जिस चीज़ से धोते हैं, वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। यानी कि अल्कलाइन चीज़ होती है जिससे हम हाथ धोते हैं। साबुन भी हमारे घर में जो होता है वो बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप देखेंगे जहाँ साबुन गिरेगा वहाँ से पानी हट जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे आपका शरीर अल्कलाइन होगा, जैसे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रल होगा, पीएच न्यूट्रल होगा या आपके शरीर के अंदर बेसिक नेचर पैदा होगा, तो कीटाणु या आपका नुकसान पहुँचाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो कम से कम पनपेंगे और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। इस वजह से एसिड और बेस का बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे बनाएँगे वो आगे चल के हम जानते हैं। हाइड्रेटिंग एंड डिहाइड्रेटिंग फूड भी हम समझते हैं। 2 तरीके का खाना होता है, एक आपके शरीर को पानी देता है और एक आपके शरीर से पानी ले जाता है। जब आप टमाटर खाएँगे, खीरा खाएँगे या किसी भी तरह का फल खाएँगे, तो उस फल में बहुत ज़्यादा पानी होता है। उस फल के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। तो वो आपके शरीर को हाइड्रेट करेगा, वो आपके शरीर को पानी देगा। लेकिन जब आप ब्रेड खाएँगे, जब आप इस तरह के बर्गर खाएँगे या इस तरह का कोई फ्राइड फूड खाएँगे, तो उसके अंदर पानी तो होता नहीं। लेकिन वो जब शरीर के अंदर जाएगा तो निकलने के लिए तो उसे उतना सूखा तो निकलेगा नहीं जितना शरीर के अंदर जितना सूखा गया था। तो अभी क्या है धीरे-धीरे वो शरीर के बाहर जाएगा, तो शरीर के बाहर जाने के लिए उसे गीला होने की ज़रूरत है, तो आपके शरीर को वो डिहाइड्रेट करेगा। आपके शरीर के अंदर एसिड भी ज़्यादा बनाएगा। थर्मोजेनेसिस जो है वो शरीर की गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया है। जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करेंगे, जब आप थोड़ी बहुत सूर्य नमस्कार करेंगे, थोड़ी बहुत योगा करेंगे, इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे अलग-अलग धर्मों में भी कुछ अलग-अलग हेल्थ प्रैक्टिसेज़ हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस्लाम में 5 वक़्त जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो वज्रासन में बैठते हैं। जिस पोस्चर में नमाज़ पढ़ने बैठते हैं, वो एक बहुत अच्छा हेल्थ का पोस्चर है, जिससे आपकी लोअर बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाती है। आप देखेंगे कि जैन धर्म में भी ऐसा है कि वो लोग शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे थर्मोजेनेसिस शरीर के अंदर गर्मी पैदा होने की जो प्रक्रिया है, शरीर को के खाना हज़म होने के समय भी गर्मी पैदा होती है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से शरीर के अंदर सक्रिय होती है। आप देखेंगे कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपके पेट में जठर अग्नि होती है, यानी कि खाने को डाइजेस्टिव फायर कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो भी थर्मोजेनेसिस से जुड़ा हुआ है। शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया जैसे-जैसे कम होती जाएगी, वैसे-वैसे आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। इसके अलावा कहते हैं चिंता ही चिता का द्वार है, अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे तो धीरे-धीरे स्ट्रेस आपको काल के गाल में लेकर के चला जाएगा। तो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिसके लिए आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं या इस तरह की और भी बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो करके आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होता है दिमाग में, है ना? अगर आप ब्रेन में जाने वाला ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, अगर आप सीधे कमर में बैठकर अगर आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, लंबी साँस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर लंबी साँस छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं, फिर लंबी साँस लेते हैं, फिर रोकते हैं। इस तरह से आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा,
और जब ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो न्यूरॉन्स सिकुड़ेंगे नहीं, वो न्यूरॉन्स फैल जाएँगे और आप अच्छी तरह से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएँगे। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको हम अपनी ट्रेनिंग्स में रेगुलर बेसिस पे समझाते हैं। ऑक्सीजन जब शरीर शरीर के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन 2 अलग-अलग हिस्सों में टूटता है अपने ब्लड के साथ मिक्स होने के लिए, लेकिन कभी-कभी वो सही तरीके से नहीं टूट पाने की वजह से वो बहुत अलग-अलग तरीके के जीवाणु, बहुत अलग-अलग तरह के हमारे शरीर के अंदर जीवाणु पैदा करता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए भी शरीर के अंदर इंटरनल डिफेंस मैकेनिज़्म है, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, बहुत तरह की सेल्स होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकती हैं। अभी क्या है, एक हेल्दी डाइट किन चीज़ों से बनता है? एक हेल्दी डाइट बनता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 45% से 55% चाहिए, प्रोटीन 10% से 35%, फैट 20% से 35%, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर ये हमें बराबर मात्रा में चाहिए जो कि कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट और फैट में ही मिले-जुले हुए होते हैं। पानी हमें अलग से चाहिए होता है, फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में ही मिले-जुले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए। अगर कोई पहाड़ में रहता है तो उसकी डाइट अलग होगी, उसको फैट ज़्यादा चाहिएगा। अगर कोई प्लेन्स में रहता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिएँगे। तो ये अलग-अलग लोगों के ऊपर अलग-अलग डिपेंड करता है कि कहाँ रहने वाले लोगों को कहाँ रह क्या क्या ज़्यादा चीज़ें चाहिए। अब विटामिन्स भी 2 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कहा जाता है कि अगर आपको पर्याप्त विटामिन डी जो है वो सूर्य से मिलता है, सूरज से मिलता है। अगर आप बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगे, बिल्कुल नग्न अवस्था में अगर आप सूर्य के की रोशनी के सामने आधे घंटे तक अगर खड़े रहते हैं, तो आपको दिन भर में जितना विटामिन डी चाहिए वो सूर्य से ही मिल जाएगा। लेकिन हम एक ऐसी सिविलाइज़ेशन में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर हम कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पर हम बिल्कुल बिल्कुल बिना कपड़ों के आधे घंटे बिता सकें। ऐसी कोई जगह है क्या? जहाँ पर धूप सेक सकें आप आधे घंटे बिना कपड़ों के? ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमारे घर में हर कोई धूप सेक सके आधे घंटे बिल्कुल नंगी अवस्था में। तो विटामिन डी हमें नहीं मिलेगा और विटामिन डी 3 तो और भी कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे टेंडन्स, हमारे हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे लिगामेंट्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन ए की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन के हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं विटामिन्स आर द कैरियर्स ऑफ मिनरल्स। विटामिन्स ही मिनरल्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं होते हैं, तो अगर आप मिनरल की गोली खा भी लेंगे, अगर आप सिंथेटिक केमिकल मिनरल खा भी लेंगे, तो वो मिनरल की पथरी बन जाएगी आपके सिस्टम में। वो आपके शरीर में सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। और विटामिन्स, खास करके फैट सॉल्युबल विटामिन्स गर्मी से भागते हैं। वो गर्मी जैसे ही उनको मिलती है वो मर जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आपके हीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सारे विटामिन्स आपको निरंतर रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तभी जाके मिनरल्स आपके अगर आपके कैल्शियम, आयरन और ये सारे के सारे मिनरल्स जा भी रहे हैं अगर शरीर में, तो वो सही जगह पर जहाँ पर उसका सही इस्तेमाल होगा शरीर में, वहाँ पर पहुँचाने के लिए विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन्स आर द कैरियर्स ऑफ मिनरल्स। विटामिन्स ही मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँगे। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक बी विटामिन्स होते हैं और विटामिन सी होता है। बी विटामिन्स में बहुत अलग-अलग तरीके के विटामिन्स होते हैं जिसका रोल अलग-अलग होता है। फोलेट, थायमीन, रिबोफ्लाविन, नाइसिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और विटामिन सी। ये अलग-अलग तरह के विटामिन होते हैं जिसका रोल अलग-अलग होता है। विटामिन सी आयरन को अच्छी तरह से कैरी करता है, ज़िंक को, मैग्नीशियम को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। हमारे सेल वॉल को डिवाइड होने में मदद करता है। सेल डिवीजन में मदद करता है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन में मदद करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को मल्टीप्लाई होने में मदद करता है। बहुत सारे ऐसे ज़रूरी फंक्शंस हैं जो कि विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर परफॉर्म करते हैं और वो हमें रेगुलर बेसिस पे हमारे डाइट से चाहिए। लेकिन जब वो केमिकल युक्त डाइट हम लेते हैं, जब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटाश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड से मिली हुई डाइट हम लोग लेते हैं, तो ये सारे मिनरल्स, ये सारे विटामिन्स हमें मिल ही नहीं पाते। और ये सारे विटामिन्स के अभाव में मिनरल सही जगह पर पहुंच नहीं पाते। मिनरल्स कौन-कौन से होते हैं और हमें कौन-कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड,
क्लोरीन बेसिकली, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, सल्फर, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीशियम और सिलीनियम, ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर को, कोई कम कोई ज्यादा, कोई अच्छा कोई बुरा, हमें अलग अलग तादाद में ये सारी सारी चीजें शरीर को चाहिए होती है। लेकिन सही समय पर सही चीजें मिले और वो सही जगह तक पहुंच पाए, ये आमतौर पे हो नहीं पाता। क्योंकि हमारा कहते हैं क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पचाया ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है कि हम खा तो लेते हैं, लेकिन वो पचा या नहीं पहुंचा, इस चीज को सोचने में हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते। मान लीजिए आपने 100 ग्राम कोई सब्जी खाई है, मान लीजिए 100 ग्राम आपने खाना खाया है, उस 100 ग्राम में से 70 से 80 ग्राम तो ऐसे ही वेस्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हीट से जनरेट किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं। 20% आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सारे तरीके के वाइटामिन, ये सारे तरीके के वाइटामिन और सारे तरीके के मिनरल्स आपको वो 20% में मिलेंगे? आपको वो 20 ग्राम 30 ग्राम में मिल पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से आज आज 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल छोटे छोटे लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ कुछ कारण हैं हमारे शरीर में किसी भी रोग को होने के। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब सोना चाहिए तब सोते नहीं, जब उठना चाहिए तब उठते नहीं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। हमें खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए, चबा चबा के नहीं खाते, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। और अलग अलग तरह के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैबिट्स करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि जीविका के बिगड़ जाने की वजह से जो रोग होते हैं, वो एक कारण है प्रॉब्लम का। आपको कारण समझना बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम हो गई, सर क्या देना है, सर सप्लीमेंट कौन सा देंगे बताइए, सर कौन सा। आपको समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कल को आपकी डाउनलाइन आपसे भी पूछेगी, आपके जूनियर्स आपसे भी पूछेंगे। तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो परिवेश नागर का नंबर दे देते हैं कि अरे सर से पूछ लीजिए। अरे सर तो बता देंगे, लेकिन आपकी जानकारी तो होगी ही नहीं ना। अगर सर ही सारा बताने वाला काम करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी ही नहीं। और आपको अगर जानकारी नहीं मिलेगी तो आप तो महरूम रह जाएंगे, आपको तो कभी पता ही नहीं चलेगा। सारा बताने का दारोमदार मेरा नहीं है। मेरा एज अ ट्रेनर आपको सिखाने का काम है, आपको सशक्त करने का, आपको मजबूत करने का, जानकारी आप तक पहुंचाने का काम है। आपके आपके बिहाफ में काम करने का काम मेरा नहीं है, आपको जानकारी देने का काम मेरा है। तो मैं ये जानकारी देने का काम सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे करता हूं ऑलरेडी। तो ये काम मैं कर रहा हूं, आप इस ट्रेनिंग में आइए, जानिए, सीखिए, समझिए। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, वो लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉब्लम सही मायनों में ठीक नहीं होगी। अगर छोटा जूता पहनने की वजह से आपको पैर में दर्द हो रहा है, तो जब तक छोटा जूता बदलेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर कोई जूता आपको काट रहा है, तो जब तक जूता नहीं चेंज होगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जिस कारण की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है, उस कारण को एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम शरीर में हुई क्यों है। कारण तो समझिए। हमारा काम है एज एज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, हमारा काम है कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाना। अब प्रॉब्लम की जड़ क्या है अगर आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि आप जो भी खा रहे हैं सही तरीके से पच नहीं रहा। आप सोचिए कि जब आप छोटे थे तो जो भी खाते थे वो तुरंत पच जाता था। आप छोटे बच्चे के तौर पे दिन में 4 बार 5 बार 6 बार खाना खाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप जो ब्रेकफास्ट खाते हैं वो अगले दिन सुबह निकलता है, और कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन बाद निकलता है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया है। और ये स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से फैट भी ज्यादा बनता है, और आपके शरीर में तरह तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से थायराइड बढ़ जाता है, या कभी पीसीओडी, पीसीओएस या इस तरह की समस्या महिलाओं को आती है, खास करके टेस्टोस्टेरोन कम हो जाने से, या कॉर्टिसोल बढ़ जाने से, या एस्ट्रोजन बढ़ जाने से या कम हो जाने से अलग अलग तरह की दिक्कतें आती है। हेरिडिटी यानी कि जन्मगत समस्या भी बहुत सारे लोगों को होती है। इन्फेक्शन से भी रिलेटेड समस्या लोगों को होती है। आपको कौन सा न्यूट्रिशन देना है ये समझने से पहले, ये बताने से पहले, ये देखने से पहले, ये करने से पहले, आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। प्रॉब्लम क्यों हुई है ये नहीं जानेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि देना क्या है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 13 साल के नीचे का बच्चा है, ये हो गया वो हो गया। तो देखिए हमारे पास सप्लीमेंट ही अभी 4 हैं, जिसमें से काढ़ायु है। काढ़ायु तो सप्लीमेंट भी नहीं है एक तरह से, और वो काढ़ायु से तो आप सारी चीजें कर नहीं सकते। तो काढ़ायु को अगर छोड़ दे तो हमारे पास 3 ही सप्लीमेंट बचते हैं, जिसमें से नोवा जो है 13 साल के नीचे दे नहीं सकते, प्रेग्नेंट लेडी को दे नहीं सकते, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे नहीं सकते, जैन प्रो जो है 5 साल के छोटे बच्चे को दे नहीं सकते,
और देश कौन सा 5 साल के बच्चे को कौन सा दे सकता है, सिर्फ चॉकलेट प्रोटीन दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो इम्यूजेंट है, वो आप दे हर किसी को सकते हैं, लेकिन मात्रा आपको थोड़ी जाननी पड़ेगी। प्रॉब्लम ज्यादा है, मात्रा ज्यादा देनी है, प्रॉब्लम कम है तो कम मात्रा देनी है, उम्र कम है तो मात्रा कम देनी है, उम्र ज्यादा है तो मात्रा ज्यादा देनी है। ये बिल्कुल गांठ मार के चलिए कि प्रॉब्लम कम है तो मात्रा कम देनी है, प्रॉब्लम ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा देनी है। उम्र अगर कम है तो कम मात्रा देनी है, उम्र ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा देनी है। ये मैं इम्यूजेंट के केस की बात कर रहा हूं। अब आपको पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम हुई कहाँ है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या हार्मोनल डिसऑर्डर है या हेरिडिटी है या इन्फेक्शन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक मॉडल डाइट प्लान है जिसको हम समझ सकते हैं कि मॉडल डाइट प्लान में कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अमूमन एक अच्छा डाइट प्लान अगर आपको करना है तो आप उसको 5 मील प्लान में बांट सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार या 6 बार आप खाना खिला सकते हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। मान लीजिए अगर आप 2000 किलो कैलोरी खा रहे हैं और अगर आपको वजन कम करना है तो आप 1500 या 1600 कैलोरी खाइए। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप 2000 कैलोरी की जगह 2200, 2300 या 2400 या 2500 कैलोरी खा सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर कैलोरी का मतलब अधिकता हो जाएगी, और वो कैलोरी धीरे धीरे आपके शरीर में, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मांसपेशी के रूप में या फैट के रूप में जमा होकर आपका वजन बढ़ा देगी। और अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं डाइट प्लान के जरिए तो आप उसको एक लो कैलोरी डाइट दीजिए, जिसमें खाने की मात्रा को कम रखिए और साथ साथ आप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, कुछ परहेज भी बता सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी बता सकते हैं। जब 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल अप्रोच अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर आएगा। ये एक मॉडल डाइट प्लान है, इसमें अलग अलग चेंजेस किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको रिजल्ट किस तरह के चाहिए। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो कि खास करके लीन बॉडी मास को बढ़ाने के लिए या वजन को कम करने के लिए इस तरह का एक डाइट प्लान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको पेट की कोई समस्या हो, आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप अगर डाइजेशन को बेहतर कर देंगे, लाइफस्टाइल को बेहतर कर देंगे और अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या के साथ डील किया जा सकता है, सप्लीमेंट के साथ, अच्छे डाइट प्लान के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ और एक अच्छी परहेज के साथ। इन चारों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी समस्या नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या जिसको आप रिलीफ नहीं दे सकते, जिसको आप सिम्टोमेटिक फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक मॉडल डाइट प्लान है जिसमें आप इम्यूजेंट अर्ली इन द मॉर्निंग ले सकते हैं। आप चिया सीड्स को भी यूज कर सकते हैं और या तो सनफ्लावर सीड्स को भी कूट के यूज कर सकते हैं। आपको च्यू करना पड़ेगा सनफ्लावर सीड्स का मिक्स कर रहे हैं अगर आप तो। और चिया सीड्स को अगर आप मिक्स करते हैं तो चिया सीड को मिक्स करने से एक खास फायदा होता है कि चिया सीड थोड़ी देर में फूल जाती है पानी के अंदर जाके और वो आपके गट के अंदर बैठ जाती है। और जब गट के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर बैठ जाती है तो वो ज्यादा आपको ओवर ईटिंग से बचा लेती है। आप ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते अगर आप चिया सीड का प्रयोग करते हैं तो अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो हाई कैलोरी खाना आपके सिस्टम में जाएगा नहीं। अगर हाई कैलोरी खाना आपके सिस्टम में नहीं जाएगा तो आपका फैट बनने की मात्रा आपके शरीर में वैसे ही कम हो जाएगी। अगर आपको वजन कम करना है तो चिया सीड का भी प्रयोग कर सकते हैं इम्यूजैन के साथ या अपने नॉर्मल पानी जो पी रहे हैं उसके साथ। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में 1 से 2 स्कूप जैन प्रो ले सकते हैं, अ, कम से कम 200 ml वाटर के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गर्म पानी में लेना है या ठंडे पानी में लेना है। आप खुद ही सोचिए कि शरीर के अंदर का तापमान शरीर के बाहर के तापमान से ज्यादा है। मैं दोबारा दोहराता हूं, शरीर के अंदर का तापमान शरीर के बाहर के तापमान से ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के जो अंदर का तापमान है उससे तो पानी ढल जाएगा। जैसे आपने पानी पिया तो पानी अंदर जाने के बाद तो शरीर के माहौल के साथ ढल जाएगा, शरीर के टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। तो जब शरीर के अंदर जाके वो पानी वैसे भी गर्म हो ही जाएगा तो आपको बाहर से गर्म पानी पीने की क्या जरूरत है। आप अगर पीते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई थंब रूल नहीं है क्योंकि ये दवा नहीं है। अमूमन लोग इसको दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दवा तो है ही नहीं। ये तो खुराक है, ये तो खाना है। फूड सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है पोषक आहार। पोषक आहार आप कभी भी ले सकते हैं। दूध आप कभी भी पी सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब आप कभी भी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाना खाने के पहले भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान की बात नहीं है। आप इसको जब खाना चाहें तब खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से या किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से या आप कंपनी के किसी एक्सपर्ट से, एग्जीक्यूटिव एंड अबव से पूछ कर, जानकर, सीख कर तब खाना खाएं। ब्रेकफास्ट में अगर आप 40% से 60% अगर आप सलाद और फ्रूट खाते हैं, अल्कलाइन फूड खाते हैं, डाब का पानी पीते हैं या नारियल का पानी पीते हैं, इस तरह की अगर आप चीजें यूज करते हैं
तो आपके शरीर को अल्कलाइन होने में सुविधा होगी। आपको अगर भूख ज़्यादा लगी है, आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, या अलग-अलग तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, और आप आधे घंटे के बाद कुछ खाने के 20 मिनट से आधे घंटे के बाद आप काढ़ायू भी इसका सेवन कर सकते हैं। ब्रंच यानी कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच का खाना होता है। इसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड, पोहा, इडली, स्प्राउट्स, एग यolk यानी कि अंडे का जो बाहरी भाग होता है सफ़ेद वाला, वो खा सकते हैं। क्वांटिटी जो है पोहा की, इडली की, वो अमूमन जितना आप खाते हैं उसका आधा होगा। यानी कि अगर आप जितना भी क्वांटिटी खाते हैं उसका आधे का आधा या उसके आधा आप खाना खाएँगे, ताकि एक बार में ज़्यादा ओवर ईटिंग ना हो। ये जो हमारे खाना पचाने की फैक्ट्री है, जो हमारा पेट है, मान लीजिए अगर ये 1 केजी की कैपेसिटी है इसकी, और इसमें अगर हम 1.5 केजी खाना डालेंगे, तो ओवरलोड हो जाएगी, और ये फैक्ट्री में अगर ओवरलोड हो गया, तो ये फैक्ट्री ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ये फैक्ट्री ब्रेकडाउन होने से हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस वजह से अगर 1 केजी को खाना पचाने की फैक्ट्री है, तो उसमें अगर 200 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम अगर आप डालेंगे, तो वो सही तरीके से अब्सॉर्ब कर पाएगा, सही तरीके से उसको पचा पाएगा, और साथ ही साथ खाने के साथ आपकी कैलोरी लॉस भी होगी। लंच में आप सैलड्स और फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके साथ आप जो खाते हैं उसको भी 20-30% खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होनी होगी। आप लेट इवनिंग स्नैक जो है वो भारी ले सकते हैं। जैसे कि आप 2 नोवा ले सकते हैं उसके पहले। आप सुबह भी जब ले रहे हैं तो 2 नोवा ले सकते हैं ज़ैन प्रो के साथ-साथ। आप साथ में ले सकते हैं ज़ैन प्रो के। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद लेना है। ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। क्योंकि दवाई नहीं है इसलिए इसको साथ में लिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। इसके अलावा लेट इन द इवनिंग आप मूढ़ी खा सकते हैं, जिसको पफ्ड राइस भी कहते हैं। सत्तू, ओट्स, अंकुरित चना, रागी, चिवड़ा, पोहा, उपमा, सूप, पॉपकॉर्न, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें कैलोरी कम है और न्यूट्रिशन ज़्यादा है। पॉपकॉर्न में तो इनफैक्ट कोई भी कह लीजिए कोई भी कैलोरीज़ होती ही नहीं है। इसके अलावा अंकुरित चना, रागी, ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं। जो अंकुरित चना या अंकुरित मूँग या अंकुरित अलग-अलग दाल होती है, वो अंकुर उसके निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइट डिनर खा सकते हैं, वेरी लो कार्ब डाइट खा सकते हैं। अगर आप रात को वज़न कम करने के उद्देश्य से अगर आप डाइट प्लान को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज़ैन प्रो का सेवन करना है। आप डिपेंड करता है, अगर 2 स्कूप लेंगे तो आप एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो 2 स्कूप भी ले सकते हैं, अगर एक्सरसाइज़ कम ले रहे हैं कर रहे हैं तो 1 स्कूप भी काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको रात को कुछ खाना पड़ जाए, तो आप मतलब डबल टोन मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो कि लाइट हो आपके स्टमक में। कुछ दलिया ले सकते हैं, या इस तरह की मतलब कुछ रागी या ओटमील ले सकते हैं जो कि हल्का हो, आपके सिस्टम में ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि रात को जितनी देर रात को आप भारी खाना खाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको वज़न कम करने में या अपनी हेल्थ को बेहतर करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा कुछ लाइट और मॉडरेट एक्सरसाइज़ करते हैं, कोर एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि कोर एक्सरसाइज़ेज़ किस तरह से होते हैं। स्क्वाट्स होते हैं जो आप चेयर की मुद्रा में बैठते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, साइक्लिंग, योगा, सूर्य नमस्कार, आप स्विमिंग, खैर ठंड में तो स्विमिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। अर्ली इवनिंग और मॉर्निंग के दौरान आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बहुत सारी और भी, बेड पे लेट के भी ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके पेट के लिए और आपकी लोअर बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। ये अलग-अलग सब्जेक्टिव केसेस में इसके ऊपर अलग-अलग बातें करेंगे हम। ये एक मॉडल डाइट प्लान है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आप इस डाइट प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप कोशिश करिए कि लंच में और ब्रेकफ़ास्ट में लोगों को फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ, और सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ। इससे फाइबर आपके शरीर को मिलेगा। आपके शरीर के पास जब फाइबर जाता है, तो आपका जो गट होता है ना, आपके शरीर के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं जिनका नाम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होता है। वो जब उनको फाइबर मिलता है तो फाइबर उनका खाना है। फाइबर को जब वो खाते हैं, तो वो अपनी संख्या वृद्धि करते हैं, और वो जितनी जल्दी संख्या वृद्धि करेंगे, आपको हजम उतना अच्छा होगा। आप पॉटी में बैठेंगे तो आपको पॉटी हो जाएगी। आपको दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, और सॉलिड पॉटी होगी आपकी। तो ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाते हैं, अच्छा। और एक चीज़ समझिए कि आप जितना ज़्यादा रंग-बिरंगा खाना खाएँगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि शिमला मिर्च हरे रंग की भी आती है, लाल भी आती है, पीली भी आती है। अगर आप देखेंगे कि गाजर आती है वो लाल आती है, मूली सफ़ेद आती है। जितने अलग-अलग रंग का सलाद खाएँगे, जितने अलग-अलग रंग का फल खाएँगे, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिलेगा। अलग-अलग रंग के फलों में अलग-अलग तरह का पोषण पाया जाता है। आप जितने ज़्यादा रंग के फलों का, जितने ज़्यादा रंग के सलाद का सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्थ में फ़ायदा होगा, आपका उतना ही इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा डेवलप होगा। अगर आप
ज़ैन प्रो का सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपके झुर्रियाँ जल्दी से नहीं पड़ेगी, आपको जल्दी से फटीग या थकावट नहीं होगी, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे रहेंगे। अगर आप रेनेटस नोवा का सेवन करते हैं, अब समझते हैं कि इसका लेने का सही तरीका क्या है। अगर आपको पेट में कोई समस्या है, तो आप नोवा को खाना खाने के पहले लीजिए, आधे घंटे पहले। अगर आपको पेट की कोई समस्या नहीं है, तो आपको रेनेटस नोवा को खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद ले सकते हैं। इम्यूज़ेंथ आप अमूमन खाना खाने के 1 घंटे बाद ही लें तो अच्छा है। दिन में 1 बार लेना है नॉर्मल केसेज़ में, और अगर किसी को ज़्यादा हेल्थ चैलेंज है, तो वो किसी की सलाह लेकर दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा काढ़ायु लेने का क्या है तरीका है, आप इसको अमूमन खाना खाने के बाद या कुछ भी मुँह में डालने के बाद ही लें। आप इसको खाली पेट कभी भी ना कोशिश करें कि ना लें। आप काढ़ायु ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, आधा-आधा सैशे अगर आप लेंगे तो दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। आप ज़ैन प्रो की बात करें तो आप इसको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको करना क्या है। आप अगर अच्छे एक्सट्रीम डाइट पे हैं तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डाइट में हैं तो दिन में 1 बार लेना आपको काफ़ी है। आपके वज़न के अनुपात में आपको लेना है, आपकी उम्र के अनुपात में लेना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लेना है, अगर आपकी उम्र कम है तो आपको कम लेना है। अगर आपकी उम्र कम है और आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लेना है। अगर आप उम्र कम है और आप एक्सरसाइज़ कम कर रहे हैं तो आपको कम लेना है। कम कर रहे हैं तो कम काम है तो कम लेना है, ज़्यादा काम है तो ज़्यादा लेना है। इस अनुपात में आपको चीज़ें लेनी है, और आपको इम्यूज़ेंथ को अगर लेना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। ख़ास करके ब्रेकफ़ास्ट या लंच के बाद आप इसको 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मतलब न्यूट्रिशन के बारे में ये हमारी बातें थी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई है और आप इसको काम में लगाएँगे। यही आशा मैं करता हूँ।